Assalamu alaikum ji, welcome to Coffee with Ali Salman and Khawateen Hazrat. Like always, we tend to bring people who are the movers and shakers of our industry, people who have created impact, people who have had exposures and experiences not only in Pakistan but across the globe. They're the flag carriers, they're the pathfinders, they're an inspiration for people like me and people like you. और जब हम उनकी ज़िंदगी का तज्ज़िया करते हैं, उनसे बात करते हैं, we learn a lot. I take liberty sometimes when I have people I consider my friends. I always start things on a very lighter note. So I'm very honored and privileged tonight. I have with me Mr. Zubair Janjua, former COO for Fordco Oil Terminal, Pakistan's premier oil terminal. Now he's heading a very large engineering energy group. उसके ऊपर भी बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई. मैं इससे पहले किसी सीरियस गुफ्तगू में जाऊँ, भी शो शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे. शेरनी शिकार करती है, शेर सिर्फ हडरामी करता है. ऐसा क्यों होता है? शेर शिकार क्यों नहीं करता? फारग है ना. फिर हम उस फारिग शेर को वापस ले आए हैं. उसने लगाया हुआ शेरनी को काम पे लगाया हुआ. काम पे लगाया हुआ है. लगा हुआ. खुद वो 4-5 साल लंदन चला जाता, मौसम एंजॉय करता, फिर आ जाता, घूम फिर के आता है और फिर आगे हम वहाँ भेड़ बकरियाँ सर. उसका सारा दिन काम क्या है? दहाड़ना, शिकार लेके आएगी शेरनी और बैठ के खाना है उसने. यही काम है उसका. तो अब हम भी अनफॉर्चुनेटली कुछ 76-75 साल से कोई जंगल में गुजारा कर रहे हैं सर. ऐसा ही है. कभी शेर आ जाता है, मतलब एक शेर है जो मुख्तलिफ शक्लें बदल के आता है. बदल के पता नहीं वो है भी शेर के शेर की खाल में आता है. इसी वजह से हम जो है ना रनिंग अराउंड इन सर्कल्स. एज वेल भी आपकी योर जर्नी हैज बीन जो पार्ट ऑफ पाकिस्तान प्रीमियर नेवल इंस्टीट्यूशन, तो वो तो बड़ा एक डेकोरम वाला, एक बड़ा खूबसूरत, यू नो, व्हेन यू सी ए नेवल ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, इट्स एडमिरेशन. तो ये हाउ लॉन्ग वाज द जर्नी, व्हेन डिड इट बिगिन, हाउ डिड इट बिगिन? I started off with Navy as a young cadet. Okay. Back in 1985. माशाल्लाह. और वो उस वक्त ये था कि नेवी में आप मैट्रिक के बाद आ जाते थे. बिल्कुल सही है. एंड देन इट वुड बी अबाउट 4.5 years. जैसे पीएमए का कूल में जाते थे, जैसे पीएमए में जाते थे, इसी तरीके से नेवी में मैट्रिक के बाद पीएमए के लिए भी सिलेक्शन होती थी, जेसीबी में एंड और जीडीपी भी होता था. और जीडीपी भी 4 साल का होता था. तो हमारे साथ उस वक्त जो स्ट्रीम चल रही थी, हम आई जॉइन नेवी, सो वी हैड 10 cadets of Air Force also, and then 10 cadets of Army as well. Okay. तो नेवी में आने का क्या मकसद है? You were inspired by somebody, you had somebody in the family that you admired? My family orientation was mostly Army. Okay. So मेरा पूरा हमारा clan भी जो है ज़्यादा is Army. Janjuas, माशाल्लाह. They are Army oriented. So I am I think one odd case जो हम लोग नेवी में आ गए. But उस वक्त जब मैं आ रहा था, तो I wanted to go, you know, just like my ancestors, my family and everybody was going army. मैंने भी आर्मी में जाना था. हमने वो नेवी के जब हम बात करते हैं, हमारी हीरो से सबमरीनर्स, इंडियन एक एपिसोड था बड़ा मशहूर था, एडमिरल तसीम वाले. I remember when he came back from France, he lived in our apartment for some time. और तसीम अंकल, आंटी and his 3 daughters. I've never heard the story from him though. But do you like to share, क्या हुआ था सर वो वाकया जो था? वो जो सबमरीन वो INS खुकरी था. और ये पाकिस्तान नेवी की सबमरीन थी. ये 71 वॉर के अंदर डिप्लॉयड थी साउथ ऑफ कराची, क्लोज टू इंडिया, बॉम्बे के पास. तो वहाँ से वो लोग अटैक करने के लिए उनकी एक फॉर्मेशन आ रही थी जिसने यहाँ पे आगे अटैक करना था, कराची पे. और उसमें 2 जहाज़ थे, एक INS खुकरी था और एक गोदावरी था. और उसको इस सबमरीन ने डिटेक्ट किया था और इन्होंने उसको वहाँ पे हिट कर दिया. और फिर उससे बेसिकली हुआ क्या कि जब उनका एक जहाज़ हिट हुआ और दूसरे ने जब सर्च शुरू की टू फाइंड द सबमरीन, बिकॉज सबमरीन जिस वक्त आप किसी को हिट कर देती है तो डिटेक्ट भी हो जाती है. Okay. उसकी लोकेशन आ जाती है. सो देन दे ट्राई टू अटैक इट. तो इन्होंने फिर उसी के ऊपर ही सेकेंड अटैक किया उसके ऊपर. वाओ. और उस सेकेंड अटैक में वो दूसरा वाला जो था वो भी इनकैपेसिटेट हो गया. वो डूबा तो नहीं, लेकिन पहला वाला जो था वो तो इमीडिएटली यू नो इट वाज संक. दूसरा वाला जो था वो फिर इनकैपेसिटेट हो गया था, वो आ नहीं सकता था. उसके बाद फिर इस सारी पैनिक के अंदर होता ये है कि जो नेवी जो एनिमी होता है वो फिर देन दे स्टार्ट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस. वो अपने बंदे रिकवर करने में लग जाते हैं और ये उस फॉग ऑफ वॉर का इन्होंने एडवांटेज लिया. एंड देन दे थॉट ऑफ, उन्होंने इनके पीछे आए
they thought that they will come back to Pakistan, whereas they went further. Wow. वो नीचे चले गए towards Sri Lanka and all that. अच्छा, तो आपकी अपनी भी नेवी जर्नी जो है, had you also have any such encounters during your 25 year service? इस सर्विस के अंदर हमारे डायरेक्टली इस तरह एक्सरसाइजेज के अंदर होता था कि बहुत दफ़ा हम लोग सी में ऑपरेशंस कर रहे होते थे या एक्सरसाइजेज कर रहे होते थे, तो इंडियन शिप्स आ जाते थे। Okay. तो वो उनके साथ इंटरेक्शन इस तरह की वो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होती थी, मनूवर्स की Okay. ज़्यादा मनूवर्स की होती थी। व्हाट दे वुड ट्राई टू डू इज कि हमारी better on nerves. वो हाँ एक्सरसाइज में घुसेंगे, उसको एक्सरसाइज को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, वेराज हमारा ये होगा कि हम लोग फिर अपनी फॉर्मेशंस में से किसी एक को डिटैच कर दिया और उसके साथ लगा दिया कि भाई इनको इंगेज कर और उनको और लगाई रख। उसके अलावा फिर ये होता था कि हम लोग वी वुड ट्राई टू गो क्लोज टू इंडिया के जो प्रेशर पाओ तो वापस आ जाओ। हाँ, उस तरफ ज़्यादा क्लोज जाना उनके पास, वहाँ से होके आना, तो ये इस तरह की चलता। आपने फिर उसके बाद डायरेक्टली ऐसा कोई एनकाउंटर नहीं था? एक दफ़ा 2002-03 के अंदर जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, उस वक्त भी इट वाज हाई अलर्ट, लेकिन एंगेजमेंट कहीं पे भी नहीं हुई, लेकिन ये था कि इट वाज अ टेंस जस्ट लाइक वॉर। बिफोर द वॉर जो एक टेंशन होती है ना, दैट वाज देयर, एंड दैट इज अ रियल टाइम टेंशन। And then you get relieved from the navy and you come into merchant. नहीं, मैं फिर मर्चेंट में नहीं गया। आई कंटिन्यूड जॉइनिंग 85 एंड 2015 आई रिटायर्ड Okay. एज अ कैप्टन। फिर मैं And during that you had multiple experience of ship to ship fuel transfers and monsoon journeys and voyages and all. I was from engineering branch. Yeah. तो वो जो ऑयल टैंकर्स पे था, तो हमारा ऑयल टैंकर्स पे होता ही ये था कि हमने रिप्लेनिश करना होता था ऑयल टू तो शिप टू शिप ट्रांसफ़र was my main task. And this was possible in severe weathers and high monsoons and in all kinds of weathers. Went across all challenges and all situations. यहाँ से हम लोग बल्कि इनफैक्ट हम एक साउथ अफ्रीका जा रहे थे, और साउथ अफ्रीका में डाउन साउथ द सी इज़ वेरी रफ एंड दे कॉल इट रोलिंग 40। जहाज़ वहाँ पे तकरीबन 40 डिग्रीज पे रोल कर रहा होता है। तो हमने अब ज़ाहिर है जो साथ आपके फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर जो भी साथ चल रहा होता है उसको आपने रिफ्यूल करना है, तो 7 to 8 डेज़ के बाद आपने उसको रिफ्यूल करना होता है। तो रोलिंग 40 में जा रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द वेदर यू हैव टू डू इट। एंड वो हम लोग कर रहे थे उसमें। आई मीन आई स्टिल रिमेंबर कि मैं सामने फॉक्सल पे खड़ा था और जहाज़ इस तरह रोल कर रहा था आगे वाला भी, कि जब जिसको हम फ्यूल कर रहे थे रिसीविंग शिप, जब वो वेव के नीचे होता था, आप ऊपर हैं, तो हम ट्रस्ट पे होते थे और वो इस तरह करके नज़र आता था। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। और फिर ये था कि साथ साथ जब जहाज़ पिच करता है, पानी में जाता है, वेव साथ आती है, तो हमने अपने साथ लाइफ लाइन्स, हीलिंग लाइन्स अपने साथ बांधी हुई थी, God forbid you fall into the water and all. ताकि वो लाइन्स आपने बांधी हुई थी। तो वो समटाइम्स ऐसे होता था कि पूरी स्वेल जब फॉक्सल अंदर जाता था आती थी, तो वो हम साथ ही बह के ना फॉक्सल के ऊपर ही पीछे जाना, फिर उठ के वापस आना। वेरी डिफिकल्ट, बट बार करना होता था, तो यू डू इट। एंड देन यू रिटायर एंड देन यू ज्वाइन दी उसके बाद मैं जब रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने चूँकि मैंने वाइल इन द नेवी कुछ प्रोजेक्ट्स के भी एक्सपीरियंस हो गए थे। आई वाज इन द सबमरीन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आल्सो। ओके। तो द फ्रेंच सबमरीन्स का जो प्रोजेक्ट था, उसमें पहला फ्रांस में, दूसरी शिपयार्ड में, तीसरी टोटली हमारी है जी पहले, और यहाँ पे 2 बनाई थी फिर वहाँ पे। तो वो आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट इन फ्रांस आल्सो, एंड फिर वहाँ से फिर हम वहाँ पे ट्रेनिंग किया हम लोगों ने, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की। बल्कि इनफैक्ट उस वक्त ही फिर एक इंसिडेंट हो गया था जिसके अंदर फ्रेंच सबमरीन के इंजीनियर्स जो आए हुए थे उनकी, और वो फिर चले गए थे। तो वो दैट बिकेम अ वेरी बिग चैलेंज हमारे लिए, काफ़ी बना। लेकिन उस चैलेंज में भी फिर हम लोगों ने स्टिल वी वेंट अहेड एंड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम। तो वो बड़ा अच्छा तो दैट यू नो। फ्रेंच खवातीन ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि पाकिस्तानी? मेरा ख्याल दोनों। पूछना तो पता, आपको हर मोमेंट का फ़र्ज़ है ना। प्रोग्राम मेरी बीवी भी देखेगी। अब भाभी तो देखेगी, कोई देखे ना देखे, भाभी तो देखेगी। हाँ, फ्रांस में मेरे साथ भाभी साथ भी कैसा? ठीक है, चले भाभी आप साथ ही थी, इसका जवाब मैं ऑफ कैमरा दूंगा। तो अच्छा, फिर वो कंप्लीट, तो यू हैड इनहेरिटेड दैट प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट में फिर 6-7 इयर्स कंटिन्यूटी में हमने उस प्रोजेक्ट में भी काम किया हुआ था। तो फिर एक आपके पास एक
एक बड़ा प्रोजेक्ट करने का जिस वक्त आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो यू लर्न अ लॉट अलॉन्ग द वे। मेन हमें चैलेंज ये आया कि इस इंसिडेंट के बाद फ्रेंच टेक्निकल असिस्टेंट वापस चलेगी, असिस्टेंट सारी वापस चलेगी, तो अब हमें इसको प्रोजेक्ट को तो कंप्लीट करना था। तो फिर हम लोग उनसे उनको कोई भी प्रॉब्लम्स जो आया करते थे हम उन्हें भेजते थे, फिर वो वहाँ से उनका सोल्यूशन वो बताते हैं। बट हम यहाँ पे रिमोट इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, रिमोट इम्प्लीमेंटेशन हम लोग खुद कर रहे थे। एक सवाल है इस पे कि जो हर कॉज का कोई ना कोई इफेक्ट होता है, आप हर दुनिया के इंसिडेंट का कोई बेनिफिट, दिस मीन्स किलिंग द फ्रेंच इंजीनियर्स मेंट some forces in the world did not want Pakistan to acquire the French technology. Yes, could be this one. Or else it was a terror act. Political, उस पे तो नहीं, ज़ाहिर obviously you know every terrorist act has some history some to it. background, उसके पीछे एक background होती है। But we never figured that out. कोई उसका beneficiary होता है, उसका कोई ना कोई impact होता है जो उसने अचीव करना होता है। नहीं, बस इसलिए सवाल किया, हमारे मुल्क में कहते हैं हर चीज़ हम आनी हाथ से निपटेंगे। We had incidents like APS, we had incidents like these engineers killed, UTP, Union Texas के गोरे मार दिए थे। आज तक कभी हमें पता तो नहीं चला कौन करता था सर ये। मेरा ख्याल है कि हो भी जाता है, पता हमें नहीं पता चलता। अच्छा, ओके, जो the stakeholders get these, okay, back door, ठीक है। और फिर मेरा ख्याल है कि वो लोग सारे। चलिए coming to the subject, तो प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस आया फिर क्या हुआ सर? तो वो उस चैलेंज के अंदर से अपने आप को लेके निकलना और सबमरीन को कमीशन करना बाद में तो वो हम कंप्लीट किया उसको माशाल्लाह। तो दैट वाज अ वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस और एक सेटिस्फैक्शन भी थी बहुत ज़्यादा कि हम लोगों ने इसको ऑन अ नेशनल लेवल से पाकिस्तान वाज प्राउड ऑफ इट, हमने उसको किया, कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद थर्ड सबमरीन भी कंप्लीट की। तो ये तो जब उसके बाद नेवी से व्हेन आई रिटायर्ड इन 2015, तो उसके बाद फिर ये सारे बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंसेस, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई टू जॉइन एज अ चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ फोर्टको। ओके, CTO ऑफ फोर्टको। CTO ऑफ फोर्टको। अच्छा, जब मैं एज अ CTO आया तो वहाँ पे उस वक्त LNG का प्रोजेक्ट जो है वो इट वाज गोइंग ऑन, चल रहा था वहाँ पे। उसकी कंस्ट्रक्शन of the terminal was going on. This is a joint venture that Fortco had as PGTPL. Pakistan Gas Port, Pakistan Gas Port के साथ। जी। पाकिस्तान गैस पोर्ट के साथ वो एक कंसोर्टियम के साथ कंसोर्टियम वेंचर था हमारा, जिसमें ऐसे था कि टर्मिनल वाज द पाकिस्तान गैस पोर्ट ने बनाना था, और फिर उसके बाद उसकी ऑफ्टिक जो थी वो पाइपलाइन थी थ्रू 30 इंचेस पाइपलाइन इनटू द स्वीट गैस पोर्ट, SSGC के 14 किलोमीटर्स की पाइपलाइन थी, जो कि SSGC नेटवर्क के साथ जाके कनेक्ट होती थी। और उसमें से 1 किलोमीटर उसका अंडर सबसी वाटर लाइन थी, वाटर पाइपलाइन थी। तो ये वाला पार्ट जो था, ये पाइपलाइन ऑफ्टिक पार्ट था, ये फोर्टको का था। तो जब टर्मिनल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई फिर ये तो मैं आई बिकेम पार्ट ऑफ दैट। उसी वक्त ही FSRU भी आ गया फिर, और तो ये सारा जब हुआ तो हमने बाद में अपना हमारा कस्टडी ट्रांसफ़र स्टेशन था, जहाँ से वो आगे हम कस्टडी गैस की ट्रांसफ़र करते हैं टू SSGC नेटवर्क के अंदर। तो ये वाला हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके अंदर फिर हम लोगों ने ये मैं इसकी बनना शुरू हुआ जब इसकी कंप्लीट किया हम लोगों ने। बाय द टाइम वी कंप्लीटेड इट 6-7 महीने लग गए थे। उसके बाद फिर मैं आई वाज एलिवेटेड टू बिकम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फोर्टको। दैट वाज अबाउट द टाइम जब आई थिंक मेरा दिसंबर था उस वक्त, दिसंबर 2017। उसमें हम उसकी कमीशनिंग पे आ गए। सो व्हेन आई मेड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तो हम उसकी कमीशनिंग पे आ गए थे। अब कमीशनिंग वाज अ बिग चैलेंज इन इटसेल्फ आल्सो। इससे पहले तो कंस्ट्रक्शन वाज अ चैलेंज और उसके अपनी एक डायनेमिक्स हैं। जो कमीशनिंग वाज, और कमीशनिंग का हमारे पास टाइम नहीं था। उसकी वजह ये थी कि ये जो गैस यहाँ से हमने सेंड आउट करनी थी, इसने जाना था नीचे थ्रू SSGPL। इसने SNGPL जाना था हवेली बहादुर शाह, बहादुर शाह और काजाज और बल्लो की। तो उन तीनों पावर जो कमीशन हो चुके थे 3600 मेगावाट के वो पावर स्टेशन थे जिनको इसकी गैस जानी थी। सो यू नो अब अगर वो पहले कंप्लीट हो जाए एंड वी आर नॉट कंप्लीट, सो वी आर यू नो चार्ज्ड हेवी पेनल्टीज, एंड इफ वी आर कंप्लीट एंड दे आर नॉट कंप्लीट दे आर चार्ज्ड हेवी पेनल्टीज। सो वो इतना ज़्यादा चैलेंज था उसका। और फिर हमें कमीशनिंग का, चूँकि हमने वी हैड ऑलरेडी ईटन अवे आवर फ्लोट्स
यू नो काम करते 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 डिले भी हुए कुछ, तो वो जो फ्लोट्स थे हमारे पास वो हमने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिए हुए थे। तो अब हमारे पास कोई फ्लोट नहीं रह गया था कि हम गलती की गुंजाइश नहीं था, कोई नहीं रह गई थी। तो उस अब आप कमीशनिंग पे आ गए हैं। अच्छा, अब कमीशनिंग का जो टाइम है that is about the time when you have to actually be when you must actually be sending the gas out into the system and not doing the trials and the commissioning जो process, pre-commissioning activities और जो होती वो हैं। वाला था, तो डायरेक्ट फायरिंग इनटू द सिस्टम, just direct जैसे ही and मैंने alhamdulillah with 1st zero, December I took हाँ। over and I was put into a grind। अब हम फोर्टको पे आते हैं। फोर्टको इज पाकिस्तान प्रीमियर टर्मिनल फॉर ऑल इंपोर्ट्स ऑफ डीजल, बोटे गैसोलीन, फर्नेस ऑयल एंड एसोसिएटेड कॉन्डेंसेट एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा। ये वही टाइम है जब शायद खान साहब ने फर्नेस ऑयल पावर प्लांट्स को अबैंडन किया था कि मत चलाओ, तो आपके पास सडनली 5 मिलियन 6 मिलियन टन कैपेसिटी भी अवेलेबल हो गई थी। जी कैपेसिटी इसीलिए अवेलेबल हो गई थी कि बिकॉज फर्नेस ऑयल इंपोर्ट को आपने एकदम रोक दिया था। बिल्कुल ठीक है। और आगे तो वरना फोर्टको के पास 4 मिलियन टन का तो डीजल और मोटे गैसोलीन का फर्नेस ऑयल का 4 मिलियन टन का गारंटीड फो आता था। ऑफ टेक, बिल्कुल ठीक है, टेक ऑफ बिल्कुल ठीक, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट थे उनके पुराने, तो वो 25 ईयर्स के एग्रीमेंट थे, वो तो था ही था। उसके अलावा फिर डीजल जो आ रहा था, तो यू नो वी हैंडल्ड एट द जो मैक्सिमम हमने हैंडल किया ना वहाँ पे तकरीबन 9.5 मिलियन टन माशाल्लाह हैंडल किया हमने फोर्टको में, वेयर एज वी कुड गो इवन बियॉन्ड दैट, हम 12 मिलियन टन तक भी जा सकते हैं। अच्छा, उस पे है पोटेंशियल टू गो, उसमें पोटेंशियल तक टू गो। डाउनस्ट्रीम सिस्टम इतना कैपेबल है क्या? अब यू नो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द टर्मिनल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ, बट द डाउनस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट, बट इट इज एसोसिएटेड एंड इट इज लिंक्ड विद अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पाइपलाइन, स्टोरेजेस, जो आपकी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है, जो ऑफ टेक हैं आपकी जिसमें डीजल की पाइपलाइंस हैं उसकी, और टैपको की पाइपलाइन से भी फिर आगे महमूद कोर्ट में जो स्टोरेजेस हैं, और फिर वहाँ से उतनी ऑफ टेक हो, तो यानी कि जितना आप यहाँ से इनपुट कर रहे हैं उतनी आउटपुट वहाँ से निकल रही हो। अगर वो नहीं हो रहा होता तो सिस्टम चोक हो जाता, सिस्टम चोक होता है, वो पीछे बैक पे प्रेशर आता है, सारा का सारा जहाज खड़े हैं, डैमेजेस क्रिएट हो रहे हैं, ऑफलोड नहीं हो रहा। बट वर यू वाज फोर्टको रिस्पांसिबल फॉर दैट? नहीं, वो होता ही था कि दैट वाज अ चैलेंज। हम लोग हर जगह उसी एसी के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी जाके हमारी बहस यही हो रही होती थी, और वो कहते थे कि जी आप यहाँ से, मैं उनको यही बात समझाता था कि देखें इट इज़ नॉट वन ऑड सिस्टम इन बिटवीन, वी कैन मेक इट द मोस्ट प्रोफिशिएंट सिस्टम एंड इट इज़ ऑलरेडी, एंड इट इज़ वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल्स है, और बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त है, और हर चीज़ बड़ी वेल मेंटेन्ड है। आप इसमें जितना भी डालेंगे हम आगे से, बट द पॉइंट इज कि जब आगे से हम पाइपलाइन में डालेंगे और पाइपलाइन से क्या करूं, आगे आप पाइपलाइन से उसको निकालेंगे ही नहीं वहाँ से, तो क्या होगा, तो वो चोक होगा, बिल्कुल ठीक है, वो इम्पैक्ट आपका इधर तक। चलिए, ये तो आपका ऑपरेशन हो गया ना। अब हम आते हैं पोर्ट एफिशिएंसीज पे, बिकॉज यू हैव एक्सट्रीम इमेंस अमेजिंग नॉलेज ऑन हमारा पोर्ट कासिम है। इट्स द एनर्जी हब ऑफ पाकिस्तान, whether it is LPG, whether it is LNG, whether it is coal, whether it is container terminals, whether it is chemical, whether it is food and grains, सारा कुछ हम पोर्ट कासिम पे लेकर आ रहे हैं, जिसपे ड्राफ्ट का हमारे पास सब्सटेंशियल ड्राफ्ट नहीं है, चैनल भी बहुत बड़ा नहीं है, नाइट नेविगेशन अभी ऑन हुई है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर उस पोर्ट में कोई छोटा सा भी ट्रेजेडी हो जाती है तो पाकिस्तान एनर्जी इज डूम्ड। एट द सेम टाइम KPT केपेबल टू हैंडल 24 मिलियन टन्स ऑफ through OP1, OP2, OP3, liquid hydrocarbons has a problem, limitation of storages. तो हम एज अ नेशन हम गवादर की बात करते हैं सर, बट डू यू थिंक गवादर इज अ सब्स्टिट्यूट टू? नहीं, मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि हमें नई पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, हमें नई पोर्ट्स डेवलप करनी चाहिए। राइट। पोर्ट कासिम के ऊपर आप जैसे आप अली आपने भी कहा, यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ ऑल दिस, वहाँ पे एक चोकिंग फैक्टर अवेलेबल है। सारी एनर्जी एक तो आपकी एक बास्केट में पड़ी हुई है, जो कि स्ट्रेटेजिकली भी ऑफ कोर्स ठीक बात नहीं है। मतलब आपका ऑयल भी वहाँ आ रहा है, आपकी गैस LNG भी वहीं पे आ रही है, आपकी LPG भी आ रही है, पूरा डेफिसिट इज देयर ओनली, तो सारा कुछ वहाँ पे आ रहा है। और अच्छा, अब एक तो उसको एफिशिएंट करने की ज़रूरत है। अभी मतलब वहाँ पे हम मैक्सिमम 14 मीटर ड्राफ्ट का जहाज़ आ सकता है, इससे ज़्यादा वो भी कंटिन्यूस ड्रेजिंग चाहता है, वो भी कंटिन्यूसली ड्रेजिंग चाहिए। मतलब फोर्टको पे 12 मीटर का तकरीबन आ रहा होता था, 13 मीटर का जहाज़ आ रहा होता था। तो अगर आपने बड़े जहाज़ भी वहाँ पे लेके आने हैं तो आपको उसको ड्रेजिंग करने की रिक्वायरमेंट है। और बड़े जहाज़ इसलिए ज़रूरी है कि दैट्स व्हेयर यू डू फ्रेट इकोनॉमीज, ऐसे ही सेव मनी ऑन दैट, एब्सोल्युटली। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास एक एंट्री चैनल है और वही एग्जिट चैनल, बिल्कुल ऐसे उसी से हो रहा है। हालांकि और बहुत दफ़ा इन्होंने इस पर सर्वे भी हो चुका है,
और आगे से चंदवाड़ो क्रीक के अंदर अगर हम इसको पूरा खोलें आगे से, तो ये पूरा आपका वन वे चैनल पूरा का पूरा बन जाएगा चंदवाड़ो क्रीक से। और इस जिसके अंदर LNG जोन भी हमने बनाई हुई है, तो LNG के जहाज़ वहाँ से बाहर से भी आ सकते हैं और उधर से निकल भी जाएँ विदाउट एक्चुअली इम्पैक्टिंग ये एग्जिस्टिंग चैनल। बिल्कुल ठीक है। हाँ, सो इसकी चैनल की ड्रेजिंग भी और वाइडनिंग भी एक तो रिक्वायरमेंट है, और पोर्ट कासिम इज अवेयर ऑफ इट, वो कर भी रहे हैं, लेकिन प्रोसेस इज सो स्लो। बट एक ज़माने में मुझे याद है पोर्ट कासिम को शायद खाकान साहब ने $1,00,000 पर जहाज़ वो किया था, और वो उन्होंने बाद में फिर उसको, आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, बता कर दिया। दे स्टिल चार्ज दैट, तो बट दैट मनी वाज नेवर इन्वेस्टेड। वो LNGCs के साथ ही LNGC जो आ रहे हैं, एब्सोल्युटली दे वुड पे दिस काइंड ऑफ मनी, तो वो बहुत ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट्स में, मतलब मेरा अपना ये ख्याल है, हम लोग उस तरीके से स्ट्रेटेजिकली सोचते नहीं हैं, और वो हम ये ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे पास इतना अमाउंट आ रहा है, इट्स इन द बैंक और वेयरएवर इट इज़, और हम ये नहीं सोचते कि अगर हम पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तो उससे हमारे रेवेन्यूज़ में और इजाफा होगा, कम नहीं होगा। तो वो चीज़ जो है वो हमें दैट थिंग इज एब्सेंट। बट मुझे बात बताएं, आपके पास अनलाइक फुजेरा और रासुल खैमा और हमरिया और जबल अली और फॉर दैट मैटर सुहार एंड ओमान, उनके पास, सुहार के पास डीप सी है बट उनके पास शिप टू शिप ज़्यादा है। ओमान में वहाँ से आके जहाज़ STS होता है, शिप टू शिप, फुजेरा में डिस्चार्ज होता है, ब्लेंडिंग होती है, पाकिस्तान आ जाता है। वेयरएज़ पाकिस्तान has a population of 25 crores which can consume that molecule. So why have we not thought about making Gwadar or for that matter any other place as the regional hub also? देखिए अभी ना गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, इट वाज लॉन्ग अवेटेड पॉलिसी, ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी जो दी है गवर्नमेंट ने, which is उसके अंदर ये है कि आप वो द सेम थिंग which is happening in Singapore, which is happening in आप लाके पोर्ट पे स्टोर करें, पे हो रहा है, हाँ, जैसे फुजेरा पे हो रहा है, जैसे हांगकांग में हो रहा है, जैसे सिंगापुर, बॉन्डेड स्टोरेजेस, बॉन्डेड फैसिलिटीज आप बना लें वहाँ पे और री एक्सपोर्ट कर दें। ओके, सो व्हाट यू डू इज कि आप ऑयल लेके आएं, डंप करें, बट इट हैज टू बी अ लोकल प्लेयर और एन ओवरसीज पार्टी कैन आल्सो कम। कोई भी मिसाल के तौर आपने एक बॉन्डेड फैसिलिटी बना ली एंड यू हैव अ ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी व्हिच वाज नॉट देयर बिफोर, बट व्हिच इज अवेलेबल नाउ दैट पॉलिसी इज देयर। तो अब उसका फ़ायदा क्या है? अब उसका फ़ायदा ये है कि हम लोग नए पोर्ट डेवलप करें, नई स्टोरेजेस लगाएं, और नई स्टोरेज। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या था? सबसे बड़ा गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो, और राइटली सो, कि वो स्टोरेजेस भी बनाए और फिर उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव इन्वेंट्री, कि वो इन्वेंट्री भी मेंटेन मॉलिक्यूल भी रखे, स्टोरेजेस भी बनाए, स्टोरेजेस भी बनाए, तो वो कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। और ये गवर्नमेंट का काम तो नहीं, गवर्नमेंट का काम तो पॉलिसी देना है। ये प्राइवेट पार्टियां करें, एब्सोल्युटली प्राइवेट पार्टियां करें, और प्राइवेट पार्टीज, ट्रेडर्स, मॉलिक्यूल सप्लायर्स, दे शुड ऑल सिट टुगेदर। बड़े बड़े सारे इंटरनेशनल ट्रेडर्स, द वीटोज ऑफ द वर्ल्ड, द ट्रैफिक गुरुज ऑफ द वर्ल्ड, हां, दूसरे हैं, ट्रैफिक है, तो ये सारे लोग आए यहाँ पे आके अपने मॉलिक्यूल्स डंप करें। उन्होंने दुबई में भी तो रखे हुए हैं ना, फुजेरा में भी तो डंप किया है उन्होंने, तो यहाँ पे लाके डंप करें, बट वो उसके लिए यू हैव टू प्रोवाइड देम द फैसिलिटी, राइट। मैं इसके ऊपर काफ़ी अर्से से पहले, जब मैं पॉडको में था तब भी मैंने पिच किया। उस वक्त एडवाइज़र थे नदीम बाबर थे उस वक्त मेरा हाल, और मैंने उन्हें जाके ये उस टाइम पे मैंने उनको पिच किया आइडिया। मैंने कहा सर कि हम नया पोर्ट पर डेवलप करते हैं, उसमें पॉलिसी नहीं आई थी, ये वाली पॉलिसी तो अभी आई है, उस वक्त नहीं आई थी, और मेरा उस वक्त एम यही था कि हम ये पॉलिसी आ जाए। बहरहाल देवर मैनी पीपल ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस, वो कर रहे थे। इवेंचुअली ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने दे दी। उसका फ़ायदा क्या? अब हमें क्या फ़ायदा उठाना चाहिए? हमें ये करना चाहिए। अच्छा, गवादर की हम बात करते हैं, गवादर इज़ एट ए डिस्टेंट एज ऑफ नाउ। सो हमारी जितनी भी सारी की सारी रिक्वायरमेंट है, यूटिलिटी है, दैट इज़ इन द नॉर्थ, पंजाब एंड KP के विच इज अ मेजर कंज्यूमर। तो अगर हम वहाँ से लेके आते हैं तो फिर वहाँ से उसकी ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रक से तो वायबल ही नहीं है, ट्रक से आना नहीं है, पाइपलाइन पे टैरिफ पड़ेगा अगर इतनी लंबी पाइपलाइन इसमें नहीं डालेंगे अगर। तो अभी वो गवादर वायबल तब होगा जब वहाँ पे उतनी कुछ पॉपुलेशन वहाँ पे आ जाए, वो सिटी डेवलप हो जाए, तो फिर आप उसको और उसकी ज़्यादा यूटिलिटी तब होगी जब आप उसको वहाँ से चाइना डायरेक्टली लिंक कर दें थ्रू सिंकियांग प्रोविंस। तो पाइपलाइन से जब आप उसको लिंक करेंगे तो फिर उसका ओवरफ्लो हम बेनिफिशियरी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर आप वहाँ पे एक ट्रांसशिपमेंट हब बनता है, आप वहाँ पे स्टोरेज बॉन्डेड फैसिलिटी बनाते हैं, तो देयर आर 2 वेज ऑफ टेक। वन इज़ थ्रू द APL पाइपलाइन,
जो कि ऑलरेडी लेड है, एशिया पेट्रोलियम लिमिटेड, एशिया पेट्रोलियम लिमिटेड की जो पाइपलाइन जुल्फिकाराबाद के साथ और फिर जुल्फिकाराबाद से वाइट ऑयल पाइपलाइन के साथ कनेक्टेड है, जो महमूद कोट तक जा रही है, जो कि फिर आगे से महमूद कोट पेप्को की पाइपलाइन में बिल्कुल ठीक है। यू नो wherever we are, our endeavor should be to connect up with the पेप्को pipeline. Absolutely. हमने पेप्को existing, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, this is one way of you know doing it. And this can become your strategic reserves for Pakistan also, right? हाँ। मेरा इसमें aim क्या था when I say this कि जब आप यहाँ पे storages को private party बनाती है और bonded facility बन जाती है, जब traders ला के वहाँ पे dump करते हैं अपना, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई उस पर कॉस्ट नहीं आ रही। Absolutely. ना स्टोरेज लगाने में, ना इन्वेंट्री डंप करने में, दोनों चीज़ों में। अच्छा, तीसरा चीज़ है ऑफ टेक। वो ऑफ टेक आपकी इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाकिस्तान ओनली इकोनॉमी, बिकॉज आप उसको डंप कर रहे हैं फॉर दी एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट मार्केट आल्सो, और पाकिस्तान कैन टेक अ बेनिफिट। हम जब एलसीआं खोलते हैं, डॉलर हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास तो स्टॉक में पड़ा हुआ है, हमें प्रीमियम भी नहीं देना, तो पीएसओ टेंडरिंग में करती है, वही से दें उस दिन की प्राइस पे उठा लें, और उस प्राइस पे आप तो ये तो दिस इज एन अमेजिंग प्रोजेक्ट, और ये बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है। और मैं तो आई रिक्वेस्ट दी स्टेक होल्डर्स के इसके अंदर आए और वहाँ पे अभी जो ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, SIFC या जो सारे स्टेक होल्डर्स, हुई गैस, OGDC, PRL, PSO बैठते हैं, तो यू शुड एक्चुअली पिच इट टू देम एंड टेल देम टू लोकेट इट। बिल्कुल यही वाला आइडिया है कि ये चीज़ उनको पिच की जाए। और and now your new assignment at Beria Foundation and heading Beria Energy, you are working on this, developing some. मैंने इसके ऊपर अभी भी ये रिसेंटली एक पेपर भी प्रिपेयर किया है, और आई वांट टू यू नो प्रेजेंट इट एट SIFC के ताकि देखें, गवर्नमेंट को जब आप जाके बताएंगे ना, तो गवर्नमेंट को आपको यू नो कंप्लीट सोल्यूशन देना है, आपने उनको कंप्लीट सोल्यूशन देना है, भूल भुलैयों में नहीं डालना, आपने उनको बताना है कि सप्लाई कहाँ से आएगी, हु इज द सप्लायर, who is going to dump this inventory here, bring in the product for re-export and you should capitalize on that, कौन लेगा, फिर आपने बताया कि जी कौन। अच्छा, अब यहाँ पे ना आ जाता है कि जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप करना है, वो कौन करेगा। What is the tentative infrastructure cost? अगर आप 0.5 मिलियन टन्स का भी करते हैं तो $150,000 से लेके ना 150 मिलियन, सॉरी $150 मिलियन से लेके अब तकरीबन $250 मिलियन। ये तो हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर के साथ पूल इन कर लें, देखें। देयर आर मेनी बिग ग्रुप्स हियर, देयर आर मेनी बिग ग्रुप्स हियर, और वो अगर उसके अंदर आ जाते हैं तो फिर बिकॉज देखें, अच्छा अब वो जो ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने आएगा उसको क्या चाहिए, उसको गारंटी ये चाहिए कि इन्वेंट्री कौन लेके आएगा। सो यू नो 2-3 इसके अंदर लोग हैं जिनको हमें लिंक अप करना है। जैसे ही आप वो लिंक अप करेंगे तो वो पूरा एक चेन बन जाएगी। मैं देसी जाहिल उस पर सवाल दोबारा कर रहा हूँ। यू नीड स्टोरेजेस, you need a product molecule provider, and they should marry. He should bring and put the product in the storages for re-export purposes. Yet at the same time, you're giving them a population of 25 crore people with a pipeline infrastructure that is already connected, Asia Petroleum, which is redundant, and PSO as the major stakeholder, which buys product 2 months in advance, paying premium, can actually, you are telling, actually buy the product. So it's a no-brainer. ये तो it's a simple, बिल्कुल simple सी बात है. And you said there's a policy now. And it is a win-win for all. And the policy is there. The policy is there. तो अब जब ये है और उस पर भी हम अगर स्लो हों तो फिर आई मीन वी शुड नॉट ब्लेम एनीबॉडी, फिर किसी को नहीं करना, ये तो मतलब हमें खुद खुद करना चाहिए. वी शुड नॉट वेट फॉर द चाइनीज और द अमेरिकन्स और द ब्रिटिश टू कम एंड, और देखें वो तब आएंगे जब आप खुद आएंगे. सो एब्सोल्युटली राइट. पाकिस्तान के अंदर $150 मिलियन लगाना, इतने ग्रुप्स पड़े हुए हैं जिसमें आई विल नॉट नेम एक्चुअली द ग्रुप्स नो इट, कि ये चीज़ अवेलेबल है, सामने पड़ी हुई है, और अगर हम आज शुरू करते हैं तो 2 साल में हम काम शुरू कर देते हैं. सर मैं माय कंक्लूडिंग रिमार्क्स टू दिस विल बी, as a layman I understand in absolute totality what you are saying, and this is an ideal project for Pakistan's future. And not only this, but you are addressing port saturation and congestion for Port Qasim, and not only that you can bring the deficit diesel and petrol there, but you can also bring LNG, and you can also bring LPG, which has a policy also, and take advantage of the draft, build up storages. And if I remember correctly, वहाँ तो लाखों एकड़ ज़मीन भी पड़ी हुई है. बहुत ज़मीन पड़ी हुई है जी वहाँ पे. प्राइवेट ग्रुप्स की बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, और जो बहुत से ग्रुप्स ने ज़मीनें हज़ार एकड़ ज़मीन ख़रीद के वहाँ पे रखी हुई है.
सो आई मीन अगर आपके पास वहाँ पे इतनी लैंड पड़ी हुई है तो वहाँ पे आप स्टोरेजेस बनाना और इन्वेंट्री डंप करना वहाँ पे अंडर दिस पॉलिसी। और सबसे देखें बड़ा रिस्क क्या होता था कि मैं इतनी बड़ी इन्वेंट्री वहाँ पे डंप करूँ, मेरा ऑफ टेकर कौन होगा? तो आपका तो वो तो गवर्नमेंट सामने पाइपलाइन जा रही है जिसमें सबसे बड़ा पाकिस्तान का इंपोर्टर बैठा हुआ है। देखें वो चलें, पाकिस्तान की भी जो रिक्वायरमेंट है, सो आपको इट्स डबल एडवांटेज हो रहा है ना कि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट तो आप फुलफिल कर ही रहे हैं, बट योर इन्वेंट्री डंपिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान मार्केट। आप एलपीजी को अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश में, श्रीलंका में आप क्रूड ऑयल लेकर आए, आप इंडिया को दें, आप डीजल पेट्रोल लेकर आए, तो आप तो पाकिस्तान को नहीं पूरा कर सकते। सर रॉटरडैम में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। रॉटरडैम इज एब्सोल्युटली द सेम थिंग। सारी इंटरनेशनल दुनिया की जो पोर्ट्स हैं वो यही काम कर रहे हैं। और अभी बाय द वे रिमेंबर अभी पीआरएल ने जो क्रूड लिया था वो 1 लाख टन का जहाज हम नहीं डिस्चार्ज कर सके, उसे ओमान से एसटीएस करके भेजा इधर। सो वी शुड सर थैंक यू सो वेरी मच जुबैर भाई, ये तो एक आपने अमेजिंग चीज़ बताई एंड आई इनवाइट पीपल हु आर वाचिंग एंड स्पेशली द स्टेक होल्डर्स टू गेट इन टच विद जुबैर साहब इमीडिएटली। आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिज नंबर दो, बट सर व्हाट अ लर्निंग कर्व। थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एंडेवर्स एंड इफ देयर इज एनीथिंग इन आवर एनी कैपेसिटी वी कैन डू वी जस्ट अ कॉल अवे, बट प्लीज़ मेक श्योर कि इसको कर दीजिएगा क्योंकि फौजियां दे सानू थोड़े प्रॉब्लम है उन्होंने तुसी आंदे हो 3 साल दी पोस्टिंग थे तो बाय द टाइम यू डेवलप। सर बात ये है कि इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वेयर यू आर नॉट, यू कैन जस्ट डू इट। आप कहीं पे भी किसी कैपेसिटी में भी बैठ के ये वाला तो काम कर सकते हैं, मैं ना कर रहा हूँ तो कोई और कर ले। और आप रीजनल हब अगर बना देंगे तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल्स कमिंग इन एंड ऑल द डॉलर्स व्हिच दोस ट्रेडर्स विल गिव टू पाकिस्तान फॉर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फॉर स्टोरिंग द प्रोडक्ट। सर अभी मैं आपको एक बताऊँ, लास्ट जब यहाँ पे हम पॉडकास्टिंग पे ही मैं वो बना रहा था स्टोरेज टर्मिनल फौजी, आपने 50-60 टन का ट्रांस टर्मिनल 1 लाख वो हमने स्टोरेज टर्मिनल बनाया विच इज़ माशाल्लाह डूइंग गुड। उसी वक्त ही द सेम कंपनी विच वाज डूइंग दिस वर्क वो ब्रुनाई के अंदर 5 मिलियन टन्स की स्टोरेजेस बिल्डअप कर रही थी ब्रुनाई में। सो यू नो अब हमारे पास वहाँ पे हब में इतनी लैंड अवेलेबल है कि हम वहाँ पे 5-10 मिलियन टन्स की स्टोरेजेस बिल्ड कर सकते हैं, यू नो ह्यूज स्टोरेजेस। हमारे पास जगह भी है, हमारे पास ड्राफ्ट भी है, पॉपुलेशन भी है टू कंज्यूम। मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया सर, नरसिम्हा राव आए सर ना पाकिस्तान, तो शायद मुशर्रफ साहब ने मिलने कहते मेरे को ऐश्वर्या है, मेरे को माधुरी है, मेरे को लो है, तेरे कोल की है। इस पे इजाज़त लेते हैं, मैं शो के बाद बताऊंगा। उन्होंने कहा था मेरे को की है, मेरे पास तुम हो। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना टाइम निकाला टू ऑनर अस। व्हाट अमेजिंग प्रोजेक्ट, अल्लाह करे इंशाल्लाह फॉर बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान वी गेट इट इम्प्लीमेंटेड। थैंक यू वेरी मच।